प्यारे बच्चों, ये है आपके लिए प्री बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पेपर जो कि आप देकर आ चुके हैं। इस वीडियो को आप 2-3 तरीके से लेंगे। पहला, उनके लिए जो इसे पेपर देकर आ चुके हैं तो आप अपने आंसर की इससे आंसर मैच कर लीजिए। दूसरा, उनके लिए जो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी, जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक तरह से प्रैक्टिस आपके हो जाएगी। और तीसरा, उनके लिए जो बच्चे से नेक्स्ट ईयर एज ए सैम्पल पेपर लेने वाले तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखें। और मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो पेपर देकर आ चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा था, मतलब सबसे मुश्किल आपको कौन सा पार्ट लगा, ग्रामर कितना लगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी शेयरिंग कर दें। इसी तरह से हमारे चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस टेस्ट है, साथ में एक्सप्लेन है, पूरी व्याख्या के साथ है। तो आप हमारे चैनल पर हिंदी की 100 में से 100, 80 में से 80 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। चैनल आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के देखें। 80 नंबर का पेपर था 3 घंटे का। सबसे पहले हमारे पास होता है अपठित अंश, यानी कि गद्यांश, जो कि आपके सिलेबस से नहीं है। इसमें MCQ टाइप के 4 प्रश्न थे। चलिए थोड़ा सा मैं चैप्टर ये गद्यांश के बारे में बता दूं। गद्यांश मेहनत पर आधारित है, संघर्ष पर आधारित है। जब किसी काम को हम मेहनत करके फल मिलता है तो उसका मज़ा कुछ और होता है, और जब कोई चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाती है तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। तो उसी पर यहाँ पर संघर्ष पर आधारित है ये। एक बार पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए। मैंने एक बार पढ़ लिया इसलिए मुझे पूरा पता चल चुका है। पहला प्रश्न है कि जीवन के असली मज़े मात्र उनके लिए हैं। तो जीवन के असली मज़े किन के लिए हैं? जो फूलों की छाँव में खेलते हों, जो फूलों की छाँव में सोते हों, जिनका गला सूख गया हो, या जिसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हो। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको 3rd और 4th दोनों आंसर करेक्ट है। तो आपका होगा विकल्प घ, यानी कि कथन 3rd और 4th सही है। उसके बाद अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार फूलों की छाँव के नीचे यदि जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह किसके लिए है? फूलों की छाँव में अगर स्वाद है तो किसके लिए है? जिसके पास सुख सुविधाएं हैं उन्हें तो मिलेगा नहीं आनंद। जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हों, जिनके होंठ फटे और सारा बदन पसीने से तर हो, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है। तो उन्हीं को आनंद मिलेगा। जो पसीने से तर होकर के छाँव में खड़े हों उन्हीं को मज़ा आएगा। जो ऑलरेडी पहले से AC में आए हैं उन्हें छाँव का आनंद नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सुखों का स्वाद किन्हें अधिक मिलता है? तो सुखों का स्वाद किसे मिलता है? जिनको बिना परिश्रम सुविधाएं मिल जाती है उन्हें मिलेगा ही नहीं। जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, करेक्ट आंसर ख आंसर है कि जो जीवन के सुखों का पहले ही मूल्य चुका देते हैं। इसके मतलब जो पहले संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के बाद उन्हें फल जो है वो मीठा मिलता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार समुद्र से मोती लेकर के कौन बाहर आता है? जिन्हें लहरों से तैरने का अभ्यास हो, जो निडर होकर समुद्र से नहीं तैर पाते, जो पानी में भीगने से डरते हैं, जो स्वयं से सुख प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास हो तो वही तो मोती लेकर के आएगा, अदरवाइज जो बाकी है वो तो डूब जाएंगे। अब 5वां सवाल आपके पास था, कथन था। इसमें कथन A और कथन R, कथन और कारण थे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 लॉजिक आपके लिए कि जिस सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और आज भी है। ठीक है, ध्यान से समझे। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और आज भी हैं। और दूसरा है, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। अब यहाँ पर 2 कथन हैं, दोनों को आपने एक दूसरे से कनेक्ट करना है। देखिए, सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और आज भी हैं, ये बिल्कुल सच है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है, ये भी बिल्कुल सच है। तो क्या है आपका? ये जो ऑप्शन है क, A गलत है किंतु R सही है, ये गलत है। R गलत है और A सही है, ये भी गलत है। A R जो है वो कारण सही है लेकिन वो सही नहीं है। कहने का मतलब है आपका जो ऑप्शन नंबर ख सही है, यानी कि A और कथन R दोनों सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आपका ख ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक कविता दे रखी थी, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीप समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठा आई पहली रतन हिलो। तो यहाँ पर भी उन सेनानियों को, वीरों की ओर इशारा किया है जो देश के लिए हमेशा जतन करते हैं। उन्हें दुश्मनों से सावधान रहने की बात की गई है। और अभी भी संघर्ष बाकी है,
आपको बहुत मेहनत करनी है। तो पहरुओं के सावधान रहने की बात की गई है। यहाँ पर नौजवानों को पहरुए का रूप दिया है। पहला प्रश्न है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर के सही विकल्प आपको चुनना है। तो देश के युवाओं को हमेशा सजग रहने के लिए कहा गया है। आम जनता को जीत की रात में आराम करने को कहा है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, पहला सही लग रहा है। तीसरा है कि मोहल्ले के पहरेदारों को सोते रहने को कहा है, ऐसा भी नहीं है। पुलिस को आधी रात में चोरों से सावधान रहने को कहा है, तो ये हो सकता है, बट इसका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगर पहले के साथ में कहीं लास्ट वाला ऑप्शन होता तो सही माना जाता, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला है, यानी कि कथन पहला सही है, का ऑप्शन आपका करेक्ट है। पद्यांश में कवि ने किसका प्रथम चरण माना है? तो कवि ने जन मंथन का प्रथम चरण माना है, कवि ने रात्रि का प्रथम चरण माना है, कवि ने रतन हिलोर का प्रथम चरण माना है, या कवि ने नए स्वर्ग का प्रथम चरण माना है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि नए स्वर्ग का प्रथम चरण है। तीसरा सवाल है, पद्यांश में अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर का आशय क्या है? अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, जीवन का, लोगों का जीवन दूभर होना, ये गलत है। लोगों के जीवन में सुख लाना शेष है, ये सही आपका लग रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, स्वच्छता वाली यहाँ पर बात ही नहीं है। लोगों को खेल भाव के लिए तैयार करना, तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल करेक्ट है, लोगों के जीवन में सुख लाना शेष है। पद्यांश में ऊंची हुई मसाल हमारी का अर्थ क्या है? तो जो ऊंची हुई मसाल हमारी वो है कि हमारी बदनामी हुई है, नहीं है। चिंतन बदला है, नेतृत्व बदला है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर गा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद देखोगे तो ज़िंदगी हमें अनुकूल, आशावादी और गतिशील बनाती है, कथन पढ़ करके सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जीवन क्या करते हैं, अनुकूल बनाती है, आशावादी बनाती है और गतिशील बनाती है। तो इसमें 4 कथन दे रखे, नीचे ऑप्शन है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको थर्ड और फोर्थ आपका सही लगेगा कि स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्मालोचक व आशावादी बनाए रखें, ये भी सही है। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके बल्कि संघर्ष करें, ये भी सही है। तो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट है, यानी कि कथन नंबर 3 और 4 करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर दूसरा भी काव्यांश दे रखा था कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। कौरव और पांडवों की लड़ाई की यहाँ पर बात की गई है। जब कौरव और पांडवों की लड़ाई बिल्कुल नज़दीक आ गई थी, अब होना ही होना था लड़ाई, उससे पहले श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के जाते हैं, सबको मनाने जाते हैं कि लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, आराम से पांडवों को 5 गांव दे दो, वो उसी में खुश रहेंगे, वो किसी को मारेंगे पीटेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो क्या करता है अर्जुन, दुर्योधन नहीं मानता है, और दुर्योधन कहता है कि नहीं भाई, मैं तो सूचक एवं न दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भी मैं बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। दुर्योधन चाहता तो इस लड़ाई को रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं क्योंकि वह लड़ाई चाहता था। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, दुर्योधन द्वारा समाज का आशीष ना ले सकने का क्या कारण है? 4 कथन है, उसमें से आपको सही करना है। दुर्योधन कौरवों को उनका आधा हिस्सा देना चाहता था, बिल्कुल गलत है। दुर्योधन कौरवों को केवल 5 गांव देना चाहता था, ये भी बिल्कुल गलत है। दुर्योधन कौरवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता था, बिल्कुल सही है। दुर्योधन कौरवों का सारा राजपाट देना चाहता था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आप चलेंगे यहाँ पर ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखोगे तो दूसरा तो नहीं है सही, दुर्योधन कौरव को केवल 5 गांव देना चाहता था, नहीं गलत है ये भी। अगला है, पद्यांश में उल्टे हरि को बांधने चला का क्या आशय है? तो दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था, ऑप्शन नंबर खा सही है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर घा में लिख देते कि कृष्ण को दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था, कृष्ण को, तो यहाँ पर जो है आपका घ वाला आंसर सही हो जाता, बट अभी कृष्ण को नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ख, श्री कृष्ण दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था। पद्यांश में जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है का अर्थ क्या है? तो आप अगर ऑप्शन नंबर गा को देखेंगे
कि विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना होगा। तो जब भी विनाश का समय आता है तो पहले ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। पद्यांश में मुझ में लय है, संसार सकल है का अर्थ क्या है? तो कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ में ही है, पूरी सृष्टि मुझ में समाहित है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है। दुनिया लयवत की गई है, संसार में हमारी ख्याति बढ़ी है, सारा संसार एक समान है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर क पहला वाला सही है। उसके बाद यहाँ पर कथन है आपके लिए प्रश्न नंबर 5 पे। पांडव युद्ध करना चाहते थे, एक कथन है पांडव युद्ध करना चाहते थे और दूसरा कथन है कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी और अपना विराट रूप प्रकटाया यानी कि दिखाया। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि पांडव तो लड़ाई चाहते ही नहीं थे, यहाँ पे लिखा चाहते थे, पहला करेक्ट गलत है। दूसरा सही है, कृष्ण जो चेतावनी देना चाहते थे कि भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई झगड़े में मत रखा है, कुछ नहीं रखा। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होना चाहिए। पहला देखो कथन ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, पहला वाला सही है आपका। ओके, एक बार देखते हैं हम कहीं हमारा घ तो सही नहीं हो रहा। पांडव युद्ध करना चाहते थे नहीं, क्योंकि पहला वाला तो गलत ही है और आर जो है वो एक के संदर्भ में सही है। कहीं ना कहीं आपको लास्ट वाला सही लग रहा है। कृष्ण ने दुर्योधन की चेतावनी दी और अपना विराट रूप, तो कृष्ण का चेतावनी देना, विराट रूप दिखाना पहले वाले को सही नहीं बता रहा है, तो इसलिए आपका पहला का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे ग्रामर की तरफ और बहुत ही मज़ेदार था ग्रामर पार्ट क्योंकि जल्दी हमारा हो गया था। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया, इसका सरल वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखो माँ के मारने पर बालक रूठ गया यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलेंगे तो दूसरे पे, सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। तो सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, इसका मतलब गा ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद अगला चलते हैं, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, इसका मिश्र वाक्य आपको बताना है। हालांकि ये सेंटेंस गलत दिया इन्होंने, तो नहीं जोड़ना चाहिए यहाँ पर, तो जुड़ते ही तो आपका मिश्र वाक्य बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वो ही सफल होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। अगला देखो, निम्न के वाक्यों में से मिश्र वाक्यों को पहचानना है आपको। तो मिश्र वाक्य कौन सा है? सुमन इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड वाला आंसर करेक्ट है। एक बार मैं आपको टिक करके दिखा देता हूँ, ये वाला आंसर आपका सही है। उसके बाद देखो तो अगला है, सुमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, पहला और दूसरा सही है, दो तो सही हो ही नहीं सकते। सुमन बीमार है, तो सुमन बीमार है क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण आंसर दे रहा है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, आपका दूसरा वाला करेक्ट है। पाँचवीं में आपको मिलान करनी थी ए से बी पे, तो देखो वह मुझसे कहता कि आओ, तो ये की जुड़ा है इसलिए ये आपका क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। तो पहला वाला जो है आपका मिश्र वाक्य हो गया। देखो पहले पे थर्ड है ना, तो पहले पे थर्ड एक ही का ऑप्शन है भाई, बाकी आपको सारे टेक करने ही नहीं है, सिर्फ का वाला आपका सही है। उसके बाद देखो वाच्य परिवर्तन का है और यहाँ पर भी आपको मिलान करनी है। बच्चों द्वारा मैच खेला गया, बच्चों द्वारा मैच को खेला गया, तो आपका यहाँ पर मैच को खेला गया, पहले का आंसर आपका हो जाएगा कर्मवाच्य है। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, तो ये आपका हो गया कर्तृवाच्य, और किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज से नहीं रुक पाया, तो ये भाववाच्य है। तो आपका हो गया पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तो आपका आंसर हो गया है ख। इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है संजना गीत गाती है, संजना से गीत नहीं गाया जाता, संजना द्वारा कविता पढ़ी गई, और यहाँ पे कर्मवाच्य का उदाहरण है भाई, यहाँ पे कर्मवाच्य के उदाहरण 2 हैं, संजना से गीत नहीं गाया गया, तो ये भी आपका कर्मवाच्य ही है, और संजना द्वारा कविता पढ़ी गई, ये भी आपका कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दो ऑप्शन है, ख और ग दोनों सही हैं, लेकिन जो पूरी तरह से सही है वो ग वाला आंसर आपका सही है।
इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण ढूंढना अपने छांटना है। मुझसे चला नहीं जाता भाववाच्य है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट है। अगला है महेश क्रिकेट नहीं खेलता, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो कल ही मैंने आपको ये समझाया था कि कर्म हटा दो, आपका भाववाच्य बन जाएगा। तो आ जाएगा महेश से कभी नहीं खेला जाता। क्रिकेट को हटा दो, क्रिकेट हटाओगे तो कर्मवाच्य आपका बन जाएगा, सॉरी भाववाच्य बन जाएगा। क्रिकेट अगर रखेंगे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। धोबी हमारे कपड़े धोबी द्वारा हमारे कपड़े धोए जाते हैं, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो सबसे आप देखो गाँव वाला कि धोबी हमारे कपड़े धोता है, तो आपका जो है यहाँ पे ग आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे तो पद परिचय आप क्या वह पत्र लिखता है, रेखांकित अंश का पद परिचय करना है। सबसे पहले तो लिखता जो है वो क्रिया है, लिखने का काम कर रहा है। सकर्मक क्रिया, क्योंकि पत्र जो है वो कर्म है, तो सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखो सारे सकर्मक ही रखे हैं। उसके बाद देखोगे तो कर्तृवाच्य वे सारे, ठीक है। लिखता है तो पुल्लिंग है आपका, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया क्योंकि स्त्रीलिंग लिखा है। और ये है एक वचन है, तो भैया बहुवचन वाला भी आपका कट हो गया है। अब आप देखोगे तो पहला वाला भी सही है और लास्ट वाला भी सही है। दोनों आंसर आपके सही है। जो भी आंसर आप टिक करेंगे वो आपका सही माना जाएगा। अगला है तुलसीदास भक्ति रस के कवि थे, रेखांकित अंश का तुलसीदास का पद परिचय करना है। तो तुलसीदास आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसमें बहुवचन लिखा है। तो देखो बहुवचन वाले को आपको काट देना है क्योंकि तुलसीदास एक वचन है, बहुवचन नहीं है। स्त्रीलिंग वाले को भी काट दो क्योंकि पुल्लिंग है, एक वचन है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, काम को करने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो गया है। यह कार मेरे मित्र की है, तो ये जो सार्वनामिक विशेषण है पहली बात, तो आपका गुणवाचक वाला कट हो गया। अब देखो यह कार मेरे मित्र की है, अब आप देखेंगे तो ये बहुवचन नहीं है क्योंकि कार एक ही है, तो ये बहुवचन वाला भी कट हो गया। अब बच्चे हमारे पास पहला और ग। अब यहाँ पे देखोगे तो कार क्या है, यह मेरा कार है, यह मेरी कार है, तो क्या कहते हैं आप, यह मेरी कार है, स्त्रीलिंग की तरफ प्रयोग होता है। तो ये आपका पहला वाला सही हो गया। अगला है रमेश ने राकेश को मारा। अच्छा, किसी भी आंसर में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला है रमेश ने राकेश को मारा, रेखांकित का मारा का आपको परिचय करना है। तो ये को लगा है तो सकर्मक क्रिया है, इसलिए आपको पहले ही अकर्मक वाले को कर देना डिलीट, ठीक है। अब आप करेंगे पुल्लिंग है, तो मारा पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग वाला कट कर दो। अब आपके पास बचा है पहला और लास्ट, ठीक है। ये है बहुवचन, तो यार बहुवचन तो है ही नहीं, ये एक वचन है, तो आपका हो गया घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और जब आप डिलीट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं ना, तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। जब आपको सही का पता ना हो तो गलत वाले को डिलीट कर दो, सही वाला आपका बच जाएगा। लाल गुलाब देख करके मन प्रसन्न हो गया, तो यार लाल गुलाब जो है ना वो आपका गुणवाचक विशेषण है, तो ये परिमाणवाचक को आपको काट देना, संख्यावाचक को भी काट देना है। अब आपके पास बचा है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो गुलाब क्या है ना, गुलाब का फूल है, तो ये गुलाब का फूल जो वो पुल्लिंग की तरह यूज होता है, तो आपका स्त्रीलिंग भी आपका कट हो जाएगा, पुल्लिंग आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। अब हम अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो अलंकार देखो यहाँ पर वरस सुमन सुर सकल सिराज सिहाही यही सम पुण्य पुंज कोहु नाई। तो देखिए जहाँ पर सम आता है वहाँ पर समान का मतलब होता है आपका उपमा अलंकार होता है, लेकिन उपमा यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। वर्णों की समानता यहाँ पर है, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। वरसी सुमन सुर सकल सिहाही, तो आपका अनुप्रास हो गया है। उस काल हमारे क्रोध के तनु कापने उनका लगा मानो हवा के जोर से, तो मानो आया है आपका हो गया संभावना, क्योंकि मनु मानो मनहूँ, जनु जानो जनहूँ। एक बार छिड़ गई बहस या हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान शक्तिशाली है, हम में तुम में। तो यार लड़ाई तो सजीवों में होती है जिनमें जान होती है, बताओ सूरज और हवा कैसे लड़ेंगे। तो ये क्या है आपका, इनका मनुष्य की तरह वर्णन किया गया, मानवीकरण है। सुर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी नहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा नहीं सकते।
यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये कहा गया कि सुर हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी मुझसे बचा नहीं सकता जयद्रथ को। ये जब अर्जुन लड़ने के लिए जयद्रथ जब वध कर देता है अभिमन्यु का, तो फिर अर्जुन प्रण लेते हैं कि मैं कल शाम तक जयद्रथ को मार दूंगा। तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास तो है नहीं, उत्प्रेक्षा भी यहाँ पर संभावना दिखाई नहीं गई है। तो यहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं सारे, लेकिन आप अतिशयोक्ति को थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई कोई भी जयद्रथ को नहीं बचा सकता। भाई जयद्रथ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पर डाउट में है। आप बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा इसमें सही लग रहा है। पानी गए न ओवरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है और चून यानी कि आटा के लिए अलग है। तो आपका श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगला आपके पास आ जाता है ये गद्यांश, पठित गद्यांश पर आधारित है। तो एक शिष्या ने डरते हुए कहा, किनसे, ये आपका सहनाई वाला चैप्टर, आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नौबत खाने में इबादत, यस, नौबत खाने में इबादत वाले चैप्टर से सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। अब यहाँ पर इस पाठ तो आपने पढ़ लिया होगा, गद्यांश भी पढ़ लिया होगा। तो गद्यांश के अनुसार शिष्य ने बिस्मिल्लाह खां को क्या पहनने से मना किया था? तो बड़ा इजी आंसर है, उनकी जो तहमत फटी थी, लुंगी फटी थी, तो वो लुंगी बदलने को कहते हैं, फटी तहमत पहनने को मना करते हैं। गद्यांश के अनुसार बिस्मिल्लाह खान ने मालिक से क्या मांगा? तो उन्होंने कहा कि भैया मालिक मेरा फटा सुर ना बख्शे, मतलब फटा सुर ना दे, बाकी कुछ भी दे दें। गद्यांश के अनुसार बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शिष्या से क्या कहा? तो उन्होंने शिष्या से कहा कि धत पगली ई भारत रत्न पे, ये जो लुंगी, ये जो हमें भारत रत्न है वो लुंगिया पे नहीं मिला है बल्कि सहनाइया पे मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है। गद्यांश के अनुसार खां साहब को किसकी कमी खलती थी? तो खां साहब को कमी खलती थी यस, कचौड़ी और जलेबी अब नहीं मिलती है ना, तो वो वाली कचौड़ी जलेबी अब बंद हो गई। गद्यांश के अनुसार बिस्मिल्लाह खां हैरान क्यों हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है आपका जो है, अब कजली चैती और अदब का ज़माना नहीं रहा, तो लोग अदब नहीं करते हैं। बनारस में संगीत कार्यक्रम बंद हो गए, तो बंद तो नहीं हुए हैं, बट थोड़ा बहुत इसमें आंसर लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से सही आंसर होगा आपका घ, क्योंकि अब कजली चैती लोग नहीं गा रहे, जो हमारे ट्रेडिशनल जो गाने होते थे, अदब उसका ज़माना चला गया है। अब गद्य पाठों से आंसर आपके लिए हैं। एक कहानी यह भी, लेखिका के पिताजी ने रसोई खाना को भटियार खाना क्यों कहा है? तो आपका इसमें पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि रसोई में जो अपनी क्षमता है, टैलेंट है, सबको स्वाहा करना पड़ता है, सिर्फ आदमी रसोई तक सीमित रह जाता है। बाल गंगा भगत किसको साहब मानते थे? तो बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर गा है, वो कबीर को साहब मानते थे। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 9, ये काव्यांश है, काव्यांश संगतकार, तो संगतकार से लिया गया है ये। संगतकार किस तरह से मुख्य गायक को सपोर्ट करते हैं? पहला सवाल है पद्यांश में के अनुसार वह सुंदर कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ किसका साथ दे रही है? तो वो किसका साथ देती है? मुख्य गायक का साथ देती है। पद्यांश के अनुसार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। पंक्ति में गरज शब्द किसके लिए आया है? तो गरज का मतलब होता है ऊंची गंभीर आवाज़। जब सिंगर गाता है तो कई बार उसे ऊंचा गाना पड़ता है, तेज से गाना पड़ता है, तो उसी को यहाँ पर गरज कहा है। पद्यांश के अनुसार गायक जब सरगम को लांग करके अनाहत में चला जाता है तो स्थाई को कौन संभालता है? तो सिंपल सी बात है, संगतकार संभालता है, ऑप्शन नंबर घ। पद्यांश के अनुसार संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? तो यहाँ पर इसका वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है जब वो 9 सीखिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल अपने आंसर करते रहिए। बाकी कितने आपके सही जा रहे हैं, कितने आपके टोटल आंसर बन रहे हैं, मार्क्स कमेंट में भी आप ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लो फटाफट से यार, बहुत मेहनत लगती है। देखो अभी मैं स्कूल में ही हूँ और स्कूल में मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी वीडियो लाइक ज़रूर करें। कवि के अनुसार संगतकार किसका प्रतीक है? तो संगतकार किसका प्रतीक है? ओके, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर खा है। स्वयं को विशिष्ट ना बना करके प्रधान गायक की विशिष्टता को बढ़ाने का काम करता है संगतकार। चाहे संगतकार में कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, फिर भी वो मुख्य गायक को ही सपोर्ट करता आया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे संगतकार आए होंगे जिन्होंने आपको पल पल में सपोर्ट किया,
उनका अपना फ़ायदा ना होकर के आपको उन्होंने सपोर्ट करा और आपको आगे बढ़ाने में उन्होंने हेल्प करी। तो आपके लिए कौन है संगतकार, कमेंट में ज़रूर बताएं आपके संगतकार के लिए। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हो तो कल ही मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई थी वसंत ऋतु का। फसल कविता में फसल को कैसे परिभाषित किया गया है, तो फसल को परिभाषित किया है ऑप्शन नंबर गा, यानी कि कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति और मनुष्य के संयोग से सृजन होता है। प्रकृति और मनुष्य जब लगते हैं तो फसल तैयार होती है। अब यहाँ पर वर्णनात्मक है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं। सुशील वाद्यों से अभिप्राय क्या है, नौबत खाने में वादक पाठ के आधार पर आपको बताना है। सुशील का मतलब होता है फूकना, फूके जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें सुशील वाद्य कहते हैं। जैसे शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, तो इन सभी को सुशील वाद्य कहते हैं। जिस तरह से पाठ में शहनाई को सुशील वाद्य के रूप में कहा गया है। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो ये तो मैंने आज ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाया तो आज ही आ गया, क्योंकि वो अपने ससुर जी की सेवा करना चाहती थी। कौन बुढ़ापे में उनका सहारा दे, कौन उनके लिए खाना बनाए, दवाई दे उनको वगैरह वगैरह, तो उनकी सेवा करना चाहती थी। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा है, कहानी या अभी के पाठ पर बताइए। तो लेखिका पर जो बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ा, एक तो उनके जो लेखिका थी सबसे ज़्यादा शीला अग्रवाल का पड़ा, उनके पिताजी के भी कुछ रोल उनमें आए हैं, बाकी और भी उनके साथ में जो उनके पड़ोसी थे जो उनके घर में बार बार आते थे, तो उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। बाकी कैसे पड़ा आप लिख सकते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पे मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जगाता है, क्योंकि सरकंडा छोटे बच्चों ने बनाया है चश्मा, तो वो ये उम्मीद जगाता है कि भले ही बड़ों में देशभक्ति की भावना हो या ना हो, लेकिन आने वाली नई पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना विद्यमान है, छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है। अब यहाँ पर आपको फिर से 3 प्रश्न लिखने। फागुन की छटा कैसी होती है, अट नहीं रही कि बता दिए। फागुन की सुंदरता अगर आप चैप्टर ने अभी पढ़ा फिर भी आप बता सकते हैं। सब जगह हरियाली होती है, फूल खिलने लग जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, जो हवा आती है वो उसमें सुगंध होती है, सब जगह मतलब पेड़ों से नए नए कोपले निकल आती हैं। तो काफ़ी कुछ आप इस तरह से वर्णन कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में बच्चे की मुस्कान को मृतक में भी जान डालने वाली बताया। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान और क्यों, तो क्यों लिखना है आपने, क्योंकि छोटे बच्चे जब हंसते हैं तो वो इतना क्यूट स्माइल होती है, उनकी इतनी प्यारी स्माइल होती है कि वो मरा हुआ भी जिंदा हो जाए, मतलब कोई हार्ड कठोर दिल वाला भी पिघल जाए। बाकी बड़ों की हंसी में क्या अंतर होता है? छोटे बच्चों की हंसी बड़ी क्यूट होती है, प्यारी होती है और सबको सुकून देती है, लेकिन बड़ों की हंसी कैसी होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका आंसर फ़नी हो सकता है। चलिए, तो बड़ों की हंसी कैसी होती है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? सिंपल सी बात है, आत्मकथ्य क्योंकि कवि के पास्ट पर आधारित है, उनकी प्रेमिका पर आधारित है। प्रेमिका आज नहीं है, उन्हें फिर से याद करना कहीं ना कहीं उन्हें दुखी करेगा। दूसरा रीज़न था कि कवि नहीं चाहता कि मेरी कहानी मैं किसी को बताऊं। मैं क्यों बताऊं अपनी कहानी, मैं क्यों अपनी कहानी बता करके लोगों को आनंदित करूं। लोग तो रस लेते हैं, मज़े लेते हैं हमारी कहानी सुन करके, इसलिए भी वो बचना चाहते थे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया हुई? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार आपको बताना है। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण की प्रतिक्रिया हुई, लक्ष्मण उन्हें चिढ़ाने लगे, उन्हें और भी जलाने लगे, उन पर व्यंग्य करने लगे। इस तरह से उनकी जो कठोर एक तरह से उनकी व्यंग्य रूपी शैली जो भाषा थी वो परशुराम को और ज़्यादा उकसा रही थी, भड़का रही थी। तो उनकी आप प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि भाई इसमें कोई दोष नहीं है, भैया का दोष नहीं है, अपने आप टूटा वगैरह वगैरह। भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता था? माता का आंचल पाठ के आधार पे 3 प्रश्नों में से 2 के देने, तो 4 नंबर का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, बड़ा सा आंसर है। अपने दोस्तों को देखो, सिंपल सी बात है, दोस्तों को देख करके हर कोई सिसकना भूल जाए, हम अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। और खेल ऐसी चीज़ें कि हम सारा कुछ भूल जाते हैं। हमें बुखार है या चोट लगी है
या हम वीक है, सब कुछ भूल जाते हैं, खेलने में लग जाते हैं। और जब दोस्त आ जाए तो और भी मज़ा आ जाता है। तो बस इसी बात को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। भोलानाथ भी ऐसे ही करता था, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हमारे दोस्त हमें मिल जाते हैं तो हम भी खेलना, सारे दुख जो है वो भूल जाते हैं, सारी पीड़ा, बुखार, सर दर्द सब कुछ हमारा गायब हो जाता है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में कमी आ रही है ना, ये पार्ट में बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी, तो आपने इस पार्ट के आधार पे बताना है कि प्रदूषण से और क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला तो भाई जो हमारा ओजोन लेयर है उस पर फ़र्क पड़ रहा है प्रदूषण का। आसपास जो गंदगी बढ़ रही है तो लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और आपने देखा होगा कि सिक्किम कितना मज़ेदार जगह है ना, वहाँ पर जो है गंदगी नहीं है। तो प्रदूषण से बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, सारा आप लिख देंगे वहाँ पर। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम प्रयोग है। बिल्कुल, हिरोशिमा की जो घटना है विज्ञान का भयानकतम प्रयोग है। आपके अनुसार विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पे बताना है। तो हिरोशिमा में जो घटना हुई कहीं ना कहीं विज्ञान ने किया, क्योंकि अणु परमाणु कौन बनाता है, विज्ञान बनाता है। अगर विज्ञान ना होता तो परमाणु बम ना बनते, अणु बम ना बनते, इतने बड़े में हथियार ना बनते, बारूद ना बनते। और उसी से क्या होता है, दुरुपयोग हो रहा है। लोग परमाणु बमों का, इन बमों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को मारने में कर रहे हैं, जंगली जानवरों को मारने में कर देते हैं, मछलियाँ पकड़ने वगैरह में इस तरह का प्रयोग कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसे लिख सकते हैं। अब आपके पास आ गया है सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है आपको। अब आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं। पहला है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, दूसरा है खान पान का बदलता स्वरूप, और तीसरा विद्यार्थी जीवन। तीनों टॉपिक बहुत ही आसान हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपने पूरे ये टॉपिक सारे जो हिंट्स दे रखे हैं इनको पढ़ना था और सभी को मिला करके एक लिखना है कि भाई जब हम कोई चीज़ करते हैं, मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देख पाते हैं कि जो जड़मति है, जो बुद्धू है, वो भी विद्वान बन सकता है और बन जाता है। आए दिन जब भी आपने देखा कि आपने प्रैक्टिस करी, आपने ध्यान लगाया, मन लगाया, टाइम दिया पढ़ने में, लिखने में, और आपने देखा कि आप में सुधार आ गया, ये आप टॉपिक आराम से कर सकते हैं कि उसकी किस तरह से आप परिश्रम और मेहनत करके, लगातार अभ्यास करके आपको समझ हो सकती है और आप विद्वान बन सकते हैं। दूसरा टॉपिक था खान पान का बदलता स्वरूप, कैसे भाई हमारा खान पान बदल रहा है। पहले हम मक्के की रोटी खाया करते थे, बाजरे की रोटी खाया करते थे, आज देखो ये चिड़िया भी नहीं खा रही है। तो किस तरह से हमारा खान पान बदल रहा है। आज हम फास्ट फूड खा रहे हैं, तरह तरह के और भी व्यंजन खा रहे हैं हम, ऐसे चीज़ें, चाउमीन, पास्ता, बर्गर वगैरह, पिज्ज़ा। तो ये सारी चीज़ें आपने बदलनी थी। किस तरह से हम स्वाद की तरफ भाग रहे हैं, सेहत की तरफ नहीं भाग रहे हैं। तो सेहत को छोड़ रहे हैं, स्वाद की तरफ भाग रहे हैं, ये आपको लिखना था। विद्यार्थी जीवन क्या होता है, बहुत ही ईजी टॉपिक था। संकेत बिंदु आपने देखे हैं, सारे आपको पढ़ने थे। संघर्ष का पर्याय है विद्यार्थी जीवन, संघर्ष आपको करना है। सफलता की पृष्ठभूमि, सफलता कितनी मिलेगी आपको विद्यार्थी जीवन में ही आपको पता चल जाएगा। तो आप किस जगह जाएंगे, कहाँ आप जाने वाले हैं, वो आपको विद्यार्थी जीवन में पता चल जाता है। आप मानस कुमार या मानसी कुमारी हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, गंदा प्रभाव पड़ रहा है वायु प्रदूषण के कारण। इस संदर्भ में दैनिक जागरण दिल्ली के संपादकों को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना। सिंपल सी बात है, आपको पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान ये औपचारिक पत्र हैं, तो आपको फॉर्मेलिटी निभानी है, अंडरलाइन करना है कि वायु प्रदूषण के चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने हेतु, ठीक है। और आप दैनिक जागरण को लिखेंगे कि भाई हमारे इस लेख को आप संपादित कीजिए, प्रकाशित कीजिए और अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए। अपने फीलिंग लिख सकते हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर हानि पड़ रहा है। कृपया इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको पब्लिक को जागरूकता फैलाइए और इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। अगला है आपके लिए, आप श्रेष्ठ कुमार हैं या श्रेया सिंह हैं, ठीक है। आपकी माता का कठिन परिश्रम कर परिवार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माता जी को धन्यवाद देते हुए, बहुत ईजी था। आपकी मम्मी हैं, आपको श्रेष्ठ कुमार या श्रेया सिंह आप एज ए आपने लेना है। आपकी मम्मी आपके परिवार का भरण पोषण करती हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसी मम्मियां हैं
जो सिंगल परिवार का भरण पोषण कर रही है, तो आपको उनको धन्यवाद देना है। मेरी प्यारी माँ कैसी हो, हमेशा खुश रहना, मैं आपसे आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा खुश रहना, ये वगैरह वगैरह। फिर आप धन्यवाद कहो कि माँ आप हमारे लिए कितना करते हो, ये करते हो, हमेशा दुख सहते हुए भी हमें खुशियाँ देते हो, हमारे लिए खाना बनाते हो वगैरह वगैरह। हम आपका धन्यवाद किन शब्दों में करें, इस तरह से आप लिख करके अपनी माँ को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान था। अब आपको अगला जो है वो बायोडाटा बनाना था, स्ववृत्ति लेखन लिखना था। अरुण कुमार हैं, अरुण सिंह है, अरुणा सिंह है। आपको संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी में हिंदी अध्यापक के पद पर काम करना है। एज ए हिंदी टीचर आप वैकेंसी निकली है, आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपने बारे में और नाम हम डिटेल लग करके आप नीचे क्वालिफिकेशन रखेंगे। हिंदी पद के लिए आपने कार्य किया है, तो आप 10th में कितने मार्क्स हैं, हिंदी ज़रूर होनी चाहिए आपके उन उसमें। 10th का लगाओ, 12th का लगाओ, 11th का लगाओ, BA का लगाओ, B.Ed का लगाओ, इस तरह से। या आप 8, 9, 10 का भी आप डिटेल भर सकते हैं, आपका स्ववृत्ति लेखन कंप्लीट हो जाएगा। आप मार्कंडे सांघी या मानसी डिसूजा हैं, नाम भी बड़े अजीब हैं। आप आवास प्रकाशन दिल्ली से अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें मंगाने हेतु ईमेल लिखना आपको पाठ्य पुस्तकें मंगाने हेतु, तो बड़ा आसान है। जैसे पत्र लिखते हैं पुस्तक विक्रेता को, सेम आपको ईमेल लिखना है। थोड़ा सा पैटर्न आपको दूसरा होगा, उसमें जो भी ईमेल का पैटर्न है वो फॉलो करते हुए आपको अपना ईमेल लेखन तैयार करना है। आपके बड़े भाई ने डेयरी की दुकान खोली है जिसमें दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, मेवा आदि सब बिकते हैं। वे प्रचार के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं। उन्होंने आपको कहा कि आकर्षक विज्ञापन लिखे, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हो। तो क्या करेंगे भैया, आप लिखो कोई मिलावट नहीं होगा, दूध बना दो, वहाँ पर दही बना दो, एक गाय बना सकते हैं आप, सिंपल सा अगर गाय बना पा रहे हो तो, है ना, गाय का थन बना दिया आपने, दूध निकल रहा है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और आपके दुकान में ताज़ा मिलता है, शुद्ध मिलता है, सही मिलता है और सस्ता भी मिलता है। तो आप ये लिख सकते हैं, वहाँ पर कुछ आकर्षक भी लिख सकते हैं कि 5 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध फ्री, या 5 लीटर दूध पर थोड़ा सा आप दही लिख सकते हैं कि 250 ग्राम दही फ्री। तो इस तरह से आप आकर्षक उपहार भी लिख सकते हैं। आप संजय शाह या संजना शाह हैं, आपके चाचा चाची की पहली वर्षगांठ एनिवर्सरी है, तो आपने उनको बधाई संदेश देना है। बॉक्स बनाना है, बॉक्स में आप बधाई संदेश लिखेंगे, शुभकामना संदेश। नीचे लिखेंगे भैया भाभी का नाम, आपका इतने दिन को शादी की सालगिरह है, मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सिंपल सा आपने लिखा। और थोड़ा सा 1-2 शायरी आप लिख दें। थोड़ा सा आप केक वगैरह बना सकते हैं आप, या गिफ्ट बना दिया आपने, वहाँ पर एक बॉक्स में गिफ्ट बना दिया, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका वो पेपर जो आपने कर लिया है। और अगर आप इसे एज ए सैम्पल पेपर ले रहे हैं तो आप ज़रूर फोकस कीजिए। इसी तरह से आपको फाइनल पेपर में भी करना है। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयरिंग करें, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कहीं डाउट हो तो भी बता सकते हैं। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार होती है, तो आपका लाइक और शेयरिंग ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।